क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करिए अगर याद है तो। शुभांगी 1 i कैप -4j कैप -2k कैप। साक्षी 2 i कैप j कैप -2k कैप। दो लोग दो अलग अलग आंसर, बस हो गया। किसका गलती है? शुभांगी का। अच्छा, तुम्हारा खुद का गलती है और आंसर भी बता दिया। जल्दी जल्दी जल्दी, दो लोगों का आया अभी तक रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना कैसे करते हैं? प्रगति i कैप -4j कैप -2k कैप। तो i कैप -4j कैप -2k कैप, यही आया है। ये आया क्या सब लोगों का? शिवांगी का तो आ गया, बाकी लोग इसका भी रिवीजन कराना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, तो आई होप कि सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो एक बार हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में। पहले का ओके साक्षी, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, रोटेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो आपको वेक्टर आनी चाहिए। वेक्टर का थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो रिवीजन होना ही चाहिए। वेक्टर के बाद अगर आपको आना चाहिए तो वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। एंड देन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम। ये ऑफ कोर्स आपको फिजिक्स के हर एक चैप्टर में मिलने वाला है। एनएलएम, जब तक आप मैकेनिक्स पढ़ोगे एनएलएम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एनएलएम में भी बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको आनी चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन, स्पेशली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, आपको फ्रिक्शन का भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। फ्रिक्शन, ये आपको इसकी भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको चाहिए होगा रोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रोटेशन में कंसेप्ट बहुत कम है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन टफ हो जाता है बिकॉज इन सबको मिक्सअप कर दिया जाता है। ये सारे कंसेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं तो रोटेशन का क्वेश्चन टफ होने लगता है। ओके, तो नाउ टेल मी, वेक्टर का रिवीजन करना है? वेक्टर का रिवीजन? नो, नो, ओके, वेरी गुड। तो वेक्टर का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आता है। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए। जिसको नहीं आता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। गुड मॉर्निंग कन्हैया। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमने क्या बताया था कि आप मैट्रिक्स मेथड से जाइए, आई कैप जे कैप एंड के कैप, और यहां पर अरेंज कर दीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है इसमें। जैसे आई कैप का अगर कोफिशिएंट निकला है
आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है तो क्या करेंगे, आई कैप का कॉलम एंड रो को ढक दीजिए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई, ये हो जाएगा आई कैप का कोफिशिएंट। उसके बाद जब यहां पर लिखते थे तो ये हो जाता था माइनस टर्म, तो माइनस ऑफ जे कैप, फिर ये वाला कॉलम, ये रो को छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप का कोफिशिएंट एंड देन फॉर के कैप वंस अगेन इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आ जाएगा, और इन तीनों कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके लिए मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट रिवाइज कराना है। प्रगति नो, साक्षी है, शुभांगी नो, मिली जुली। अच्छा, 3 लोग ही हैं रिप्लाई करने के लिए, शिवानी यस, लेखिका यस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये टोटल स्टडी जो है दैट इज द, इसको दूसरा नाम रोटेशनल मोशन का दूसरा नाम होता है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना। इसके पहले हम लोग जितने भी पढ़ते आए थे, मतलब सेंटर ऑफ मास से पहले पढ़े थे, फ्रिक्शन पढ़ लिए थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए थे, या काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, उन सभी में हम लोगों ने देख लिया था क्या कि यहाँ पर एक ही पार्टिकल होता था। एक पार्टिकल को या तो थ्रो करते थे, एक पार्टिकल के ऊपर या तो फोर्स लगाते थे, एक पार्टिकल का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते थे, जो भी करते थे एक पार्टिकल के लिए करते थे। इस चैप्टर में क्या होने वाला है, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होने वाला है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब आपको वेरियस पार्टिकल्स विल बी गिवन, ऐसे बहुत सारे मास आपको दिए रहेंगे और फिर ये पूरे मास को एक साथ में या तो मूव कराया जाएगा या इनके ऊपर फोर्स लगाने वाले, तो फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो इनके लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट होता था वो होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में बताया भी गया था कि सेंटर ऑफ मास के लिए सेंटर ऑफ मास का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। लेट्स से कि अगर कोई आपका एक पेन है ना, और पेन को आपको थ्रो करना है, ऐसा थ्रो करना है, तो ये पेन कैसे जाएगा, ऐसा रोटेट होते हुए जाएगा, है ना। अब ये पेन में छोटे छोटे बहुत सारे छोटे मास होंगे, है ना। हर एक मास का अपना एंगुलर वेलोसिटी होगा, हर एक मास का अपना लीनियर वेलोसिटी होगा, हर एक मास का अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन सारे पार्टिकल को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पार्टिकल्स को हटा करके एक पॉइंट मास कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, और वो पॉइंट मास जो होता है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। तो एक पूरे लेमिना का, एक पूरे बॉडी का मास किस पॉइंट पर लाई करता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट सपोज ये आपका एक बॉडी है ना, जनरल बॉडी है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट ले लेंगे या एक एक्सिस मान लेंगे या ये एक कोऑर्डिनेट मान लेंगे। लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट, ऐसा है। अब इसमें छोटे छोटे मास को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से दिस इज मास dm1, मास छोटा है तो dm ले सकते हैं, dm1, dm2, है ना, dm3, ऐसा हम लोगों ने मास कंसीडर कर लिया। dm3 इनके x एंड y एक पोजीशन को कंसीडर कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर ये x1 है और ये है y1, सिमिलरली इनका हो जाएगा क्या, y2, और ये हो गया x2। मास 3 का ये पोजीशन हो गया x3 एंड ये हो गया y3। इन सारे छोटे छोटे मास का हमने क्या कर लिया, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसके पोजीशन फाइंड आउट कर लिए कि ये एक्चुअली है कहां। जब इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लिखा जाता है
m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस सो ऑन, जितना भी हो जाएगा mn इंटू xn डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn। सारे मास को ऐड कर दीजिए तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है। सेम वे अगर आपको y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, जैसे सेंटर ऑफ मास का y का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, m1 इंटू y1, m2 इंटू y2, m3 इंटू y3 प्लस सो ऑन mn इंटू yn डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn तक। तो सारे मास को ऐड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर z का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो वंस अगेन सेम फार्मूला m1 इंटू z1 प्लस m2 इंटू z2 प्लस m3 इंटू z3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इस केस में अगर देखा जाए, अगर इस केस में अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना पड़े तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dm1 इंटू x1 प्लस dm2 इंटू x2 प्लस dm3 डिवाइडेड बाई dm1 प्लस dm2 प्लस dm3। इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस लेमिना का, सेंटर ऑफ मास का। अब ये सेंटर ऑफ मास हम लोग क्यों किए, बिकॉज अगर हमें सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया तो वी हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस लेमिना। अगर आपने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया तो आप भूल जाइए कि हमारे पास इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट भी था। अब हेलो प्रत्युष, आई एम फाइन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे सेंटर ऑफ मास, तो भूल जाइए कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा लेमिना था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वन एंड ओनली एक पॉइंट मास होगा। वो पॉइंट मास कहाँ होगा, वो आप एक्स सेंटर ऑफ मास से, एक्स सेंटर ऑफ मास से आप उसका पोजीशन फाइंड आउट कर लीजिए। लेट्स से दिस इज आवर पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया, है ना। करस्पॉन्डिंग हमने जो कैलकुलेट किया वो हो गया वाई सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट मास, और इस पॉइंट मास का वेट होगा या जो मास होगा वो कितने के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn तक, है ना। सो हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मास मिल गया। अब पॉइंट मास के बारे में हमने फिजिक्स बहुत पहले से पढ़ रखा है ना। पॉइंट मास का सारा कैलकुलेशन किया है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं पहले से। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये सब लोग हम लोग पहले से जानते हैं। तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास का यूज कहाँ होगा, जो आपको लेमिना दी जाएगी, जो आपको बॉडी दिया जाएगा, उसको रिड्यूस करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का यही हो जाएगा। अब जैसे रोटेशनल में क्या हो जाएगा, आपको दिया जाएगा एक सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर डिस्क दिया जा सकता है, या रिंग दिया जा सकता है, या आपको एक रॉड दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, हर बार रॉड को कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, इसको इंटीग्रेट करके। तो इन सबको मान लीजिए ये एल लेंथ का यूनिफॉर्म रोड है, एल लेंथ का यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, एकदम इसके सेंटर में, दैट विल बी द फ्रॉम हियर टू L/2, L/2 डिस्टेंस पर। तो जैसे ही हम लोगों ने इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए, भूल जाइए कि ये एक रॉड था, है ना, भूल जाइए कि ये एक रॉड था, और हमें क्या सिर्फ दिया जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट है जहां से L/2 डिस्टेंस पर एक मास रखा गया है, पॉइंट मास जिसका मास है m, दैट्स इट। अब ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ कैलकुलेशन। हमें कंसेंट्रेट इसी पॉइंट पर करना है, भूल जाना है कि हमारे पास एक रॉड भी था। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे कब, जब आपके पास इरेगुलर शेप होगा तब, है ना। इरेगुलर शेप में जहां पर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, जहां पर आपके पास रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप मतलब यूनिफॉर्म बॉडी है, लाइक सर्कल, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, रिंग। अगर इस तरह का अगर आपके पास रेगुलर बॉडी है
then center of mass will be lie at the geometrical center of that body। इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपका बॉडी कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म मतलब हो गया मास डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह इक्वल होगा, है ना। जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते थे ना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो जहां पर मास और जो शेप होगा वो भी रेगुलर, सेंटर ऑफ मास हमेशा जियोमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। अब जियोमेट्रिकल सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया गया ये सर्कुलर डिस्क है ना, तो ये सिमेट्री किसके अबाउट हो जाएगा? अबाउट डायमीटर। तो जो भी इसके डायमीटर है सारे डायमीटर्स को आप ड्रॉ कर लोगे, जहां पर भी ये मीट करेगा दैट विल बी द जियोमेट्रिकल सेंटर। यस, तो इसका जो मास हो जाएगा वो कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पर लाई करेगा। सिमिलरली स्फीयर का भी कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पर लाई करेगा। बट मान लीजिए अगर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ऐसा कुछ दिया गया, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, लेकिन क्या इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? नो। ओके, सो वाई एक्सिस में, अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, या तो यहां लाई करे या तो यहां लाई करे, पता नहीं। लेकिन एक्स एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस लाइन पर ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बाकी ये वर्टिकल लाइन में जैसे वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये अपने को नहीं पता, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द ठीक है आकांक्षा, ठीक है ठीक है। हाँ, अरे रिवीजन है ना इसलिए, मुझे लगा रिवीजन है तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत आपको हिंट करना है। चलो ठीक है, आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, धीरे 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 आराम से, है ना। चलिए देखिए, अगर ये आपका, हाँ हाँ आकांक्षा ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा उसका एक जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास या तो यहां लाई करेगा, या तो यहां लाई करेगा, या तो यहां लाई करेगा, कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पर लाई करेगा। बट इसका जो लेमिनेशन है जो वाई डायरेक्शन में है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाई डायरेक्शन में है वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है ना। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता था, हम लोग एक छोटा सा मास कंसीडर करते थे, एलिमेंट कंसीडर करते थे, एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट करते। हालांकि रोटेशन के प्रॉब्लम में आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद करना पड़ेगा। तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपके पास एक डेटा है, लगेगा तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, प्रगति 2r/π। यस, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि किसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है। ओके, ये क्लियर है क्या सबको? एक दो एग्जांपल करें इसके ऊपर। लेट्स से आपको 3 पार्टिकल दिए गए हैं, दिस इज m1 और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। एक पार्टिकल दिया गया है, दिस इज m2, इसका कोऑर्डिनेट है 5,3 एंड एक दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसका वैल्यू दिया गया है m3 -2,4।
तो ये आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास व्हेन m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg, m3 equals to 3 kg। सिंपल है, फटाफट आंसर जल्द से जल्द बताइए। फॉर्मूला पता है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसका x कोऑर्डिनेट बताइए, y कोऑर्डिनेट बताइए। ऑफकोर्स पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो एक पार्टिकल का तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली पॉइंट मास का तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है। x इज इक्वल टू 7/6, y इज इक्वल टू 11/3, 7/6 11/3। और किसी का आंसर? लेखिका, ओके गुड, लेखिका का भी आंसर आ गया है। यस साक्षी, 7/6। और एक दो कोऑर्डिनेट होंगे ना इसके। रुचिका 7/6 11/3, ओके वेरी गुड। साक्षी -1/3। साक्षी तुम्हारा आंसर डिफर कर रहा है बाकी लोगों से, पता नहीं सही है या गलत, पर डिफर कर रहा है। 7/6 प्रत्युष 22/6, प्रगति 7/6 11/6 11/6 7/6 11/6 11/3 प्रगति। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का आंसर डिफर कर गया, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लगा ये सबसे आसान सवाल है तो 11/6 वर्सा 7/6। लेट्स चेक इट आउट, मुझे पता नहीं, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 हो जाएगा कितना, 1 kg। तो यहाँ पर सब जगह 1 1 ही होगा, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा डायरेक्ट स्टेप है, इतना तो हजम कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस -2 divided by 3. So it will become 5 3 8, 8 minus 2, that will be 6 divided by 3। हेलो, मेरा तो दूसरा ही आ गया। अच्छा, m1 m2 सेम नहीं है, सॉरी 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 m2 इज इक्वल टू 2 है ना। ओके ओके ओके, so it will become 5 into 2, 5 into 2, and this will become 3 into -2, 3 into -2 divided by 1 plus 2 plus 3। Okay, now it is correct। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 into 2 10, 10 plus 3 13, 13 minus 6, तो 7/6। तो पहला का तो आंसर आ गया 7/6, पहला का हो गया 7/6। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वाई एक्सिस का देखते हैं। वाई एक्सिस का हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा m1 दैट इज 1 into 4 प्लस m2 2 into 3 प्लस 3 into 4 divided by 6। okay, let's check। 4 plus 6 plus 12 divided by
6, so it will become 22 by 6, 11 by 3, 22 by 6, 11 by 3. तो जिन्होंने भी 22 by 6 बोला था, एक्चुअली दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आंसर. अगर आपका डिनोमिनेटर जब तक आपका फुली कैंसिल आउट नहीं हो जाता है तब तक आपको आखिरी तक तो लिखना ही पड़ेगा. 22 by 6 नहीं, 11 by 3. चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे. दो मास दिए गए हैं, एक है m1 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस 3 के कैप, और एक दूसरा मास दिया गया है m2, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. m1 इज इक्वल टू 2 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg. तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करिए. जल्दी. साक्षी मिश्रा 1, क्या आई कैप जे कैप कुछ भी तो होगा, वेक्टर है ये, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना. 5/3, 1, 1/3, 5/3, 1, 1/3 ऐसा था सर. 4/3 आई कैप 1 जे कैप 4/3 के कैप. ये 4/3 है क्या, -4/3. यहाँ पर भी आंसर डिफर कर रहा है, सब लोग के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. साक्षी 4 आई कैप 3 जे कैप -4k/3. प्रत्युष 4/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4/3 के कैप. प्रगति -4/3 के कैप. लेखिका 4/3 आई कैप 4/3 के कैप. अच्छा, तो -4/3 प्रगति की 4/3 आई कैप. चलिए फिर देखते हैं वंस अगेन, फिर से सबका आंसर डिफर कर गया, चेकआउट करते हैं. सो सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए. तो m1 इज इक्वल टू कितना है 2 kg, तो 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सॉरी -3k कैप प्लस m2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यही होगा. तो स्केलर क्वांटिटी है, अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 2i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप प्लस ब्रैकेट ओपन 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3.
अब आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, तो इट विल बिकम 4 आई कैप प्लस 2 प्लस 1 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर आ गया हमारा से कि यहां से कितना 4/3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4/3 के कैप। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 4/3 आई कैप जे कैप माइनस 4/3 के कैप। यस टू। अच्छा, यहां से आपको एक चीज डिफरेंस समझ में आई क्या? अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं देता तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता? ऐसा हो जाता 1, 1, -3, ऐसा होता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट नहीं देता तो क्या हो जाता? 2, 1, 2, ये हो जाता हमारा कोऑर्डिनेट। अब आप डिफरेंस समझिए, देखिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर ऐसे मैं सॉल्व करता तो क्या करता? सबसे पहले एक्स निकालता, फिर वाई निकालता, फिर जेड निकालता, फिर तीनों को निकालने के बाद जो आ जाता दैट विल बी आवर आंसर। ये क्लियर है? मतलब हमारा कैलकुलेशन हो गया कितना? 3 स्टेप। 3 अलग अलग कैलकुलेशन हमें करने पड़ते। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन किया और हमें सारा निकल के आ गया। तो दिस इज वाई वी नीड वेक्टर। वेक्टर कैलकुलेशन हमें क्यों जरूरत है? वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज जो हमारा कार्टेशियन साइन है 3 कोऑर्डिनेट में जब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो बहुत अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके आपको आंसर बनाना पड़ेगा। जबकि वेक्टर में क्या हो जाता है, आप एक साथ में सारा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर कर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है? शॉर्ट मेथड है ना। वेक्टर शॉर्ट मेथड है। कार्टेशियन साइन से जाओगे उससे भी आंसर आपको आ जाएगा, बट दैट विल बी योर लॉन्ग आंसर। आई बात समझ में? तो वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई वी रीड वेक्टर। चलिए, तो ये तो हो गया। वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लिया। हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैं आपको डिराइव नहीं करने जा रहा हूं बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास। तो डेरिवेशन आपको पहले कराया गया होगा, आप लोग डेरिवेशन देख लीजिएगा। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपको याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में क्या क्या हो जाएगा? जैसे सर्कल है ना, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ओके, तो हॉलो स्फीयर, और भी क्या हो सकता है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो ये सारे वैल्यू आपको, जो टेबल आपने पहले बनाया होगा नोट्स में या नहीं बनाया होगा तो बना लीजिएगा। इन सबका सेंटर ऑफ मास आपको याद होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली सेमी सर्कल का भी, सेमी सर्कुलर डिस्क, लगभग इतना, मिनिमम इतना तो आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट होते थे, अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या हो जाता है? देखिए, जब सिंगल पार्टिकल था, तो हम लोग पढ़ते थे F इज टू एम इंटू ए। ये सिंगल पार्टिकल के लिए है कि फोर्स इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पर एक्सेलरेशन किसके लिए लेते थे? पॉइंट मास के लिए। लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, बहुत सारा पार्टिकल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा एक ये बॉडी है और ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया F, ये हमने फोर्स लगा दिया, इसका मास है m और ये साइज का है। अब हमसे पूछा है कि राइट द इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू एफ बाई एम लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आया, ये किसका आया? क्या इस पॉइंट का आया? क्या इस पॉइंट का आया? क्या इस पॉइंट का आया? नहीं, ये किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास का आएगा।
ये एक्सेलरेशन किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का है ना। तो ये हम लोग का जो कैलकुलेशन हो जाएगा, अब जहां पर आपको एक लेमिना दिया जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका फॉर्मूला था एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू था एम प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये ऐसा था। अगर हमको मान लीजिए कि VCM निकालना है, V सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स सेंटर ऑफ मास को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d एक्स सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई dt। इसी को तो बोलेंगे V सेंटर ऑफ मास। V इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो वही तो हमने किया है, d एक्स सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई dt। अब इस टर्म को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकल जाएगा, m1 बाहर है ना, और ये हो जाएगा dx1 बाई dt, dx1 बाई dt प्लस m2 बाहर dx2 बाई dt m3 dx3 बाई dt डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। वैसा नहीं लिया, 3 मास के लिए मैंने लिया है, अगर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी तक डिफरेंशिएट करिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि सर आपने तो 3 ही लिया था, बाकी का क्या करें। अरे बाकी का भी करो, ये इन्फिनिटी का मैं इन्फिनिटी तक तो लिख नहीं सकता। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx1 बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू v2 m3 इंटू v3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसी में क्या हो जाएगा, v सेंटर ऑफ मास वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज। तो वेक्टर फॉर्म में अगर दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, अगर आपको स्केलर फॉर्म में दिया चलिए। अच्छा, अगर इसी के आगे थोड़ा सा और आगे, वंस अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ यस प्रतीक, आई नो, ठीक है। अगर वंस अगेन इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेरी गुड। तो मैं अभी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ए सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1 वेक्टर, ये वेक्टर m2 इंटू a2 वेक्टर m3 इंटू a3 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको 3 पार्टिकल सिस्टम में या 4 पार्टिकल सिस्टम में, हाँ हाँ लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में, 3 पार्टिकल सिस्टम में अगर आपको ए सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो आप सॉरी, ठीक है। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम में या 3 पार्टिकल सिस्टम में अगर आपको V सेंटर ऑफ मास या ए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होगा तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को तकलीफ देता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा सेंटर ऑफ मास में, तो जो क्वेश्चन होता था इस तरह से, एक ऐसा प्लैंक दिया रहता था, इसके ऊपर एक आदमी है ऐसा,
है ना। मान लीजिए ये ए हो गए और दूसरा आदमी ये ऐसा है ना। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये बी है ना। इसका भी मास दिया गया है एम ए, इसका मास दिया गया है एम बी, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो बताए, वेरी गुड। तो ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इस मास का कुछ प्लैंक का कुछ मास दिया गया है एमपी, तो बोला जाता है कि बताइए अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गए तो ये प्लैंक किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा। याद है वर्षा? लेखिका, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है सेंटर ऑफ मास में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यस, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जैसे एक सेंटर ऑफ मास होता है इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, दो ही पार्टिकल, चलिए एक और ले लेते हैं, m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m टोटल। डायरेक्ट लिख रहा हूँ m टोटल, टोटल मास। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें चेंज निकालते थे, है ना। एंड दैट विल बी द डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास मतलब चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equals to m1 into delta x1 plus m2 into delta x2 plus m3 into delta x3 divided by total, है ना। तो ये हमने करते थे, m टोटल मास को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा m टोटल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस m3 इंटू डेल्टा x3। तो इससे क्या निकल के आ जाता था कि x1 का चेंज इन पोजीशन, x2 का चेंज इन पोजीशन, m3 का चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स का सेंटर ऑफ मास में चेंज। अब यहाँ पर ये जो टर्म है सेंटर ऑफ मास के चेंजिंग के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। वो क्या था कि अगर अगर इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स नहीं है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो बाय द न्यूटन का फर्स्ट लॉ, a body will maintain its position unless external force applied on it, और एक्सटर्नल फोर्स भी अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो जब पूरा मास सिस्टम मूव नहीं करेगा तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से इसका चेंज, सेकंड वाले का चेंज, इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरे वाले का चेंज ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। याद है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, ओके, चलिए। तो एक ये भी एक होता था सेंटर ऑफ मास में। अच्छा, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अगर आपके पास पूरा एक बॉडी दिया गया है तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा तो हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। ओके, ये क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है, ठीक है, चलिए। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास में हमको और ज्यादा इसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, और कुछ है भी नहीं। रिवीजन क्या करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। वेरी गुड फॉर इट। चलिए, तो और इसमें बहुत ज्यादा कुछ रिवीजन करने के लिए है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें यही ध्यान रखना है क्या, कि जब भी किसी भी सिस्टम के ऊपर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, दैट मीन्स डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन ये कौन सा है, दिस इज नोन एज द लीनियर एक्सेलरेशन।
तो ये हमें रोटेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है, ये हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है ना। ये कंडीशन कहां से आया, यहां से आ गया, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू ए1 प्लस m2 इंटू ए2 डिवाइडेड बाई m टोटल। तो m टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m टोटल इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, तो ये टर्म बन जाएगा m1 इंटू ए2, m1 इंटू ए1 प्लस m2 इंटू ए2 और द एफ नेट, है ना। तो अगर एफ नेट तो बॉडी मूव नहीं करेगा, अगर एफ नेट जीरो हो गया तो ए सेंटर ऑफ मास भी जीरो होना पड़ेगा। तो ये हमें रोटेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, जहां पर हम लोग निकालेंगे कि नेट फोर्स है या नहीं है। अगर नेट फोर्स नहीं हो जाएगा तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन ही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थोड़ा सा रोटेशन में एक दो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता चलेगा। एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है, रॉड है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ इधर से और एक फोर्स लग रहा है इधर से, है ना। तो ध्यान से देखिए कि इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, और दिख रहा है ना, जीरो। यस यस प्रगति, जीरो, वेरी गुड। सो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। दैट मीन्स ए सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, इसके सेंटर पर हो जाएगा। अब इसके सेंटर पर हो जाएगा तो ये बॉडी लीनियर मोशन नहीं करेगा, ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया, हिंज हो गया। बात तो एक ही है ना। अगर मैं यहाँ पर एक कील ठोक देता तब भी ये मूव नहीं करता, है ना। दैट मीन्स कि ये रॉड हो गया, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, पाइवोट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और बाकी के ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा ऐसे। तो दिस विल बी द रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो दिस विल बी रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यही है एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, जो आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने आनी चाहिए। जो आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसका आपको सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, है ना। और दूसरा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आनी चाहिए कि अगर ये एफ नेट जीरो हो गया तो लीनियर मोशन उसका खत्म, लीनियर मोशन में कोई कैलकुलेशन नहीं होने। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स अगर छूटते होंगे तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, है ना। सबको क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन याद है सबको, सर्कुलर मोशन का रिवीजन करना है। अच्छा शुभांगी, प्रगति नो, प्रतीश नो, शुभांगी रिवीजन करना है सर्कुलर मोशन का, यस, नो, वेरी गुड। तो सर्कुलर मोशन का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आई होप। अगर और किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए, सर्कुलर मोशन का अगर कुछ बताना है। वेरी गुड प्रतीश, ओके, वेरी गुड। सो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन का, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही रिवीजन करा दीजिए मुझे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल, दिस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल मूव 3 पाई in 3 seconds. Find angular acceleration. Find angular acceleration. चेक दिस है, जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है,
3 पाई मूव कर रहा है 3 सेकंड में, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। जल्दी जल्दी। पाई बाई 3 शिवांगी, साक्षी का आया पाई, इसमें भी डाउट, फिर अलग अलग आंसर। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस से हट गए हो क्या तुम लोग? घर पे कलम कॉपी निकलता भी है? इससे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है दैट मीन्स प्रैक्टिस तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। हंस रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, 2 ही लोग का आंसर आया अभी तक। 2 पाई बाई 3, ऋतु का आ गया दूसरा वाला। तीन आंसर आया अभी तक, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 एंड 5। नहीं है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई बाई 3 प्रगति, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? दैट विल बी द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई, कितना है? 3 पाई। तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट विल बी 0 डिवाइडेड बाई टी। तो टी कितना है? 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। कितना आसान था, ये भगवान। नालायक, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अच्छा ये भी है क्या? हाँ 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 हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? रेडियन सेकेंड। अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, किसी ने बोला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मुझे लगा ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, व्हाट विल बी द डायमेंशन? व्हाट विल बी द डायमेंशन? व्हाट विल बी द डायमेंशन? प्रत्युष ठीक है। ओके प्रगति, गुड। यस, वेरी गुड। चलो, इसका डायमेंशन हो जाएगा टी रेज़ टू पावर -2। एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डिस्पाइट ऑफ इट हैज यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन। तो यहां से भी एक स्टेटमेंट ये भी करेक्ट होता है कि यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट। A dimensionless quantity may have unit, but an unitless quantity doesn't have any dimension. जिसका डायमेंशन 0 होता है उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन जिसका यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन नहीं हो सकता है। इज इट करेक्ट? चलिए, और भी जो कुछ रिलेशंस था ये बताइए। ये एक सर्कुलर मोशन है एंड दिस इज आर वेक्टर। तो आपको दिया गया है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस j कैप प्लस k कैप। व्हाट विल बी द v वेक्टर? फटाफट जल्दी बताइए, v वेक्टर क्या होगा?
What will be V vector? जल्दी से बताइए। टू जे प्लस के। मुझे ऐसा नहीं पता, आप ऐसे बताओ, क्वेश्चन मार्क मत दो। बता रहे हो कि पूछ रहे हो? ऐसे होता है क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक आंसर आया। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यस शुभांगी। माइनस जे कैप, ओके। श्रेया आ गया भाई से, ओके ओके। शुभांगी का है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब अपना आंसर बदलना पड़ेगा सबको। फॉर्मूला याद है? बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। सही है या गलत? वी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, हाँ वेरी गुड, ये गलत है। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर नहीं होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो अगर आर वेक्टर किसी ने अगर आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, है ना? बिकॉज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का बदल नहीं सकते, जो उसके ये ओमेगा क्रॉस आर को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आई होप ये बन गया होगा। चलिए ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके। सो वेरी गुड, आप लोगों को आता है ऐसा मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, आता ही है। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है सबको या रिवीजन कराना है? रिवीजन, शिवांगी याद है, वेरी गुड। किसी को रिवीजन करना है, किसी को याद भी है। चलिए अच्छी बात है, जिनको याद है वेरी गुड, प्रैक्टिस में है। जिनको याद है, जिन्होंने बुक बंद करके सीरियल देखना स्टार्ट कर दिया उनको नहीं याद है। यस रजिया, आई नो। वेरी गुड। चलिए, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना? तो ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हैं तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या करता है? अपोज करता है, ये मोशन में जल्दी नहीं आना चाहता है। ओके, सिमिलरली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी क्या करता है? रोटेशन को अपोज करता है। और ये जो अपोजिशन है ड्यू टू दैट मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जहां वो मैकेनिक्स में हम लोग F इक्वल टू एम ए करते थे, जो एम इनर्शिया प्रोवाइड करता था, यहां पर इनर्शिया कौन प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो जाता है किसे कौन सा ऑब्जेक्ट कितना अपोज कर रहा है ना? अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन में वो कितना अपोज कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये अपोजिशन डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर। सबसे पहला कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाता है mr²। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो डिपेंड कर गया कि मास कितना होगा ऑब्जेक्ट। अगर मास ज्यादा होगा तो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होने में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना? जैसे एक छोटा सा ग्लोब है जिसको आपको रोटेट करना है तो वो तुरंत से घूम जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अगर लोहे का आपको सॉलिड स्फीयर दे दिया जाए, बोला जाए कि अब इसको घुमाओ, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए, है ना? यस प्रगति, वेरी गुड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास एंड आर। आर क्या है? व्हाट इज आर हियर? इज इट रेडियस, पोजीशन वेक्टर और समथिंग एल्स? क्या है आर? क्या है?
एनी वन ऑफ यू? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, ये तो पता है, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस प्रगति, वेरी गुड। लेट सपोज अगर आपका ये एक लेमिना है एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द आर। अब ये r1 हो गया, किसी दूसरे के लिए ये r2 हो जाएगा, किसी तीसरे के लिए ये r3 हो जाएगा। तो ये सबका एक अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, बट दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम पॉइंट के लिए ये एज्यूम कर लिया, पहले ये था, बाद में अगर मैंने ये एज्यूम किया, तो ये r का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इतना डिस्टेंस बढ़ गया आपका, है ना। तो ये r पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ना। जैसे घर में जो दरवाजा लगा हुआ है, अगर उसके एंड पॉइंट को हिंज ना करके बीच वाले पॉइंट को हिंज किया जाता तो आपको रोटेशन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। घर का दरवाजा होता है ना ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ये वाले पॉइंट को हिंज कर देते हैं, है ना, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं इसको रोटेट कराने के लिए, एंड इट विल रोटेट अबाउट। अगर ये एक्सिस यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर होता है ना, होता है ना गोल गोल, मॉल में गोल गोल घूमने वाला ऐसा लगा रहता है, अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो, दैट मीन्स आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है इस दरवाजे को खोलने के लिए। गॉट इट? सो मास वही है, सब कुछ वही है, लेमिना भी वही है, ओरिएंटेशन सब कुछ सेम रह जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हमने चेंज कर दिया तो आपका फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड देन आपका मास वो ओरिएंटेशन कैसा है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, किस फॉर्म में है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास, हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पॉइंट मास के लिए, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फॉर रेगुलर बॉडी के लिए। पॉइंट मास के लिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाता है dm इंटू आर स्क्वायर। तो dm इज व्हाट, dm इज फॉर मास ऑफ ए पॉइंट मास, मास ऑफ अ पॉइंट मास, ठीक है। r क्या हो जाएगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर बॉडी हो गया, है ना, कोई भी रेगुलर बॉडी हो गया ऐसा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे स्मॉल छोटे छोटे मास ले लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा एक डीएम मास का, यहाँ पर एक हो जाएगा डीएम मास का, और इन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स से दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3, समथिंग लाइक दैट, dm3। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन सबको ऐड कर देने की वजह से हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू dm इंटू r1 का स्क्वायर प्लस dm इंटू r2 का स्क्वायर प्लस dm इंटू r3 का स्क्वायर, है ना। तो इन सब के जोड़ने की वजह से जो भी आएगा दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिंगल मास, पॉइंट मास, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, एक एक्सिस के अबाउट आपको 2-3 पार्टिकल दिए जाएंगे लाइक दिस। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो यहां से आप लोग प्रैक्टिस भी भर भर के ही करोगे। लेट्स से अगर ये आपका एक्सिस है और यहाँ पर हमने 3 पार्टिकल रख दिया ऐसा, है ना, और यहां से इसका हमने एक दे दिया r इज इक्वल टू लेट्स से 3 सेंटीमीटर, और इसका मास हो गया 2 kg। ये डिस्टेंस दे दिया 4 सेंटीमीटर, मास दे दीजिए 3 kg, और ये डिस्टेंस दे दिया यहां से 2 सेंटीमीटर, मास दे दिया 1 kg। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O एंड O। जल्दी से बताइए।
61 यूनिट क्या हो गया साक्षी? 61 क्या है? केजी मीटर स्क्वायर, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी एमएम स्क्वायर, क्या है? केजी सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, सो प्लीज मेंशन द यूनिट आल्सो. जल्दी बाकी लोग. 0.7 केजी मीटर स्क्वायर. ओके, 0.7 काफी डिफर कर गया. दो आंसर आया अभी तक, 61 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आ गया 0.7 केजी मीटर स्क्वायर. केजी सेंटीमीटर स्क्वायर रुचिका. ओके, प्रत्युष तुम सॉल्व करो. ठीक है, 70 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 70 ही आ रहा है लगभग सभी लोगों का, है ना? कैसे करेंगे? एम आर स्क्वायर कर लेते हैं. सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 4, सो इट विल बी 4. तो यहां से हो गया 18 प्लस 48 प्लस 4. सही है ना? ठीक है. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4. 1 3 एंड 2 केजी. हाँ, तो ये हो गया 18 22 48 20 70 70. ओके, करेक्ट. अच्छा, एक हो जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन. एक हो जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाता है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू हो जाता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. ये हो जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन. तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I बाई एम. तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको याद करना पड़ेगा. और याद क्या कर सकते हो आप? इस फॉर्मूले से तुरंत 1 मिनट में याद कर सकते हो अगर आपको I याद है तो. सो अभी मैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने जा रहा हूं, वो आप लोग बताइए अगर आपको याद है तो. नहीं तो आप लोग क्या करोगे? चीटिंग मत करना. याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो छोड़िए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर. रुचिका. ओके, गुड, वेरी गुड. जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी. यूज योर चैट. सिर्फ मैं पूछने वाला हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए जल्दी से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. यस प्रगति, वेरी गुड. दो ही लोग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. अरे भाई, डिस्क डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क नहीं पता? बाकी लोग सो गए लगता है. एम आर स्क्वायर बाई 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट रिंग. जल्दी से रिंग. ओके रुचिका, प्रगति, गुड. यस शिवांगी, करेक्ट. साक्षी, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए होता है. दिस इज फॉर डिस्क. रिंग के लिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर. रिंग के लिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, यस, एम आर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आर. मास
एम। ये हॉलो है, साक्षी वेरी गुड, वेरी गुड वन। प्रगति, प्रगति नहीं, रुचिका यस वेरी नाइस। इसमें एल क्यों लगाया प्रगति? अच्छा देखिए, ये भी तो बताया था कि ये अगर सिलेंडर है ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। इसको काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए इसको, तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एक छोटा छोटा रिंग, है ना? तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही तो इसका भी हो जाएगा। अच्छा, अगर यही सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड हो जाता तो सॉलिड के लिए क्या होता? दोनों के लिए mr स्क्वायर ही रह जाएगा जो रिंग का होता है। यस रुचिका, यस वेरी गुड, करेक्ट साक्षी, वेरी नाइस। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? यस प्रगति, वेरी गुड, करेक्ट। 3-4 लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी सब लोग मस्त टीवी देखते हैं बैठ के। हाँ, सिर्फ टीवी देखते हो क्या? आप लोग रिप्लाई करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, स्फीयर, रेडियस है आर, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ सॉलिड, सॉलिड, दिस विल बी सॉलिड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस रुचिका वेरी गुड, करेक्ट। साक्षी यस, प्रगति वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को याद ही है ना पक्का कि कहीं ओपन बुक 2/5 mr स्क्वायर ये सॉलिड के लिए होता है, और हॉलो के लिए क्या हो जाएगा? और सॉलिड, हॉलो के लिए क्या हो जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, दिस इज फॉर हॉलो, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग एक्सिस, पैरेलल एक्सिस रूल पढ़ लिए थे क्या? ओके वेरी गुड, चलिए फिर तो अच्छा है। फिर रॉड का बताइए, अबाउट सेंटर, रॉड का अबाउट सेंटर, एम प्रगति, अब तो आर छोड़ दो, ये एल है, ठीक है। रुचिका डेट इज फॉर, रुचिका आप जो बता रहे हो डेट इज फॉर द रेक्टेंगुलर, यस प्रगति, ठीक है। ml स्क्वायर बाई 12 रॉड के लिए। अच्छा, एंड पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के अबाउट, अबाउट दिस एक्सिस ए एंड ए डैश, यस शिवांगी, यस वेरी गुड। सो इसके अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 और इसके अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m l बाई 2 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या कर लेते थे? I अबाउट एक्सिस इक्वल टू हो जाता था I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ए स्क्वायर, यही हो जाता था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यही बोलता है। तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12, दैट विल बी द ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू ए की जगह ये लेंथ कितना हो जाता था? l बाई 2। अगर ये l बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? l बाई 2 का स्क्वायर
So it will become ml square by 12 plus ml square by 4. इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 12, 4 से 12 3 बच जाएगा, यहां से आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते थे अबाउट द एंड पॉइंट। ओके, गुड वन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम को और टफ करते जाते हैं। अभी तक तो रिवीजन हो गया कि फॉर्मूला याद था कि नहीं, है ना। अब बताइए, दो रॉड है लाइक दिस, so moment of inertia about this point where axis is passing through this point। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में इसका एक्सिस होगा समथिंग लाइक दैट। ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा एक्सिस आपका कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर इसका मास है m, लेंथ है l, इसका मास है 2m और लेंथ हो जाएगा l/2, l/2। Then find the moment of inertia of this system। हिंज पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना। जल्दी से बताइए। यह है ओ पॉइंट, हमारा हिंज है। दो रॉड दिए गए हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास है 2m, ml स्क्वायर बाई 2। प्रत्युष पता नहीं, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। शुभांगी ml स्क्वायर बाई 8, ml स्क्वायर बाई 8। ओके, दो आंसर आया अभी तक। प्रत्युष आपने सॉल्व किया है? तुक्का मत मारो प्रत्युष। फाइव ml स्क्वायर बाई 3, अच्छी 5 ml स्क्वायर बाई 3। रजिया ml स्क्वायर बाई 2, ml स्क्वायर बाई 2। रुचिका5 ml स्क्वायर बाई 6, 5 ml स्क्वायर बाई 6। ओके। संजना 7 ml स्क्वायर बाई 12, 7 ml स्क्वायर बाई 12। ओके, और कोई? रुचिका, रजिया, शुभांगी, इन सबका आंसर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, l/2 है, ऑफ कोर्स दिस इज l/2। लिखो क्या, l/2 है ये। प्रगति √5 ml स्क्वायर बाई 2, √5 ml स्क्वायर बाई 2। ओनेश का कितना आया था? ओनेश ml स्क्वायर बाई 2। ओके, ओनेश का भी सेम है। मात्र यही आंसर है जिसको 2 सपोर्ट मिले। सॉल्व करो क्या, लेट्स चेक क्या आता है आंसर। अब रिप्लाई नहीं करेगा तो देखते हैं। हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। इसका मतलब क्या करेंगे, पहले तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। यही तो होता है कि I इज इक्वल टू क्या हो जाता था, I1 प्लस I2। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 2m
into L/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा। तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 2m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 टू जा कैंसिल, तो ml स्क्वायर बाई ये 6 हो जाएगा। डायरेक्ट में कर देता हूं, इट विल बी इक्वल टू द 6 ml स्क्वायर बाई 6। तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा 6 2 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, दैट विल बी द ml स्क्वायर बाई 2। हाँ, फिर तुम लोग क्या किए? चलिए, हाँ प्रगति, कैलकुलेशन मिस्टेक, 5 महीने में पेन उठा ही नहीं कभी। रजिया ऐसी सब गया तो फिर गलत कैसे हो गया? हाँ, गुड वर्ड, गुड वर्ड। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 3 रॉड है ऐसा, तीन रॉड है, मास m, l। सो तीनों आइडेंटिकल है, हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हाँ हाँ लगेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट A, I अबाउट A, जल्दी से। 3 रॉड है, आइडेंटिकल है, A पॉइंट के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? सो इसका आंसर आप लोग ग्रुप पे बताइए, है ना? अभी नहीं, मैं आपको 2-3 देता हूं, दोनों का आप लोग, हाँ यस, होमवर्क। सो दिस विल बी होमवर्क नंबर 1, I अबाउट A। दूसरा हो जाएगा, इफ दिस इज A B C हो गया तो D, I अबाउट D, I अबाउट D। ओके, एक आंसर आ भी गया, वेरी गुड, 3 ml स्क्वायर बाई 4। सो ये एक एग्जांपल हो गया, आई होप नोट कर लिए होगे। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, हमें फाइंड आउट करना है, एक डिस्क है, एक डिस्क है और ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से एक ऐसा डिस्क कट आउट किया गया है ना। तो बड़े वाले डिस्क का रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, और छोटे वाले डिस्क का रेडियस हो जाएगा R/2, है ना। ये फिगर दिख रहा है, ये बड़ा सा बना, देखो ऐसा है कुछ, ये एक डिस्क है, हमें इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका कैलकुलेट करना है, और एक हमने यहां पर ऐसा होल किया है जिसका रेडियस है R/2, R/2, और ये बड़े वाले का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू द R। इसका टोटल मास है m, तो आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश, O डैश, क्या फाइंड? शुभांगी, ml स्क्वायर बाई 2, 3 ml स्क्वायर बाई 2, ओके गुड। तो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, A, B एंड C, 3 क्वेश्चन। आप लोग का टाइम ओवर हो गया है, सो आप लोग का नेक्स्ट क्लास 10:45 से, इसलिए हम लोग ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। जिन्होंने भी चैट में आंसर दिया है, थैंक्स वेरी गुड, एंड रिवीजन आई होप कि हो गया होगा।
और कुछ रिवीजन करना होगा तो ग्रुप पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जाएंगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसके ऊपर कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन एंड देन विल गो फॉर, हाँ क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप यूट्यूब पे जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, बाय बाय, बी शेफ।